दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं संझौती के दिए। यह एक कहानी संग्रह है जिसे लिखा है शिवा शंकर त्रिवेदी ने। दोस्तों, अब तक मैं संझौती के दिए के 2 अध्याय सोनोवा और विदेशिया का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए संझौती के दिए से एक और कहानी जानकी का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। भोला ठाकुर पथरी पर उस्तरा घिसते समय अब भी कई बार वही प्रसंग छेड़ देते हैं। याद है बाबा जी, मैंने कैसे आपकी शादी करा डाली थी और उनकी निश्चल हंसी उनके पोपले मुंह में समाती नहीं। भाई साहब की शादी के समय मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। अवस्था 8-9 साल की रही होगी। मैं खूब सज धज कर सहबाला बनकर बारात गया था। लाल पीले चमकीले कपड़े, गले में सुगंधित फूलों की माला, आंखों में काजल, ललाट पर चंदन की कलियां, मखमली जूते, चलने पर मच मच बोलने वाले। सजावट में भाई साहब और मैं एक जैसे थे, जैसे बड़ा दीपक वैसे छोटा दीपक। बारात की विदाई के दिन भाई साहब को मंडप में ले जाने के लिए पालकी तैयार हुई। भोला ठाकुर भाई साहब की गोद में उठाकर सामियाने से पालकी तक ले चले और मेरी ओर देखकर बोलते गए, आ जाओ जल्दी जल्दी। मैं सोच रहा था कि मुझे भी गोद में उठाकर वहां तक ले चला जाएगा। अपमान से, रोब से और गुस्से से फुला हुआ मैं वहीं पर खड़ा था कि कहारों ने आवाज दी, आ जाओ बबुआ जी, पालकी जा रही है। अब करता ही क्या, आंखों में क्रोध के आंसू और दिल में अपमान की भाव भरे दौड़ गया पालकी तक। पालकी में बैठा तो आंसू छलकने ही वाले थे और जब दुष्ट भोला ने टेढ़ा करके अंगूठा दिखाया, आंखें बरस पड़ी थी। पालकी जब भाभी जी के द्वार पहुंची, वहां के नाई ने भाई साहब को गोद में उठाया। भाभी जी की मां ने मुझे उठा लिया और दोनों भाइयों को मंडप में बिछी पलंग पर बिठा दिया गया। आंगन औरतों बच्चों से खचाखच भरा था। चारों ओर आंखें ही आंखें। मंडप में बड़ी रौनक थी। पलंग पर गुलगुदा गद्दा, धूली धूपी सतरंगी चादर, देखने से आंख छलके, बैठने से अंग सिहरे। नए भरे हुए मसनद, ऊपर मोरपंखी खोले। भाई साहब के सामने पड़ी थाल में रुपए बरसने लगे। मनवार होने लगी। लाड़ भरी ठिठोलियों से आंगन महक उठा। 3 उंगलियों के लिए नग जड़ी अंगूठियां, कलाई पर घड़ी, गले में सोने का डोरा, किंतु मुझे मिले कुल 8 रुपए। उस नवीन विचित्र समाज की ढेर सारी आंखों का दबाव मुझे संकोच में डाल रहा था, किंतु मन को ढांढस देकर भाई साहब के खजाने पर अब आक्रमण करने ही वाला था कि फिर आ गया दुष्ट भोला। उसने भाई साहब की सास से कहा, हमारे साहबाला बबुआ रूठ गए हैं, कहते हैं मेरी भी शादी कराओ। बात तो सचमुच भोला ने मौके की कही, मेरे मन की कही। उस समय तो लगा कि सारा मामला मेरे पक्ष में है, किंतु अब सोचता हूं कि मैं अबोध था। वातावरण हास परिहास का था और उस औरत ने मेरे साथ मजाक ही किया था। हाँ, वह मजाकिया औरत थी। तभी तो मेरे पिताजी का, माँ का या पुरोहित जी का प्रसंग छेड़ छेड़ कर कब से चुटकियां ले रही थी। मुझे तो उसने तंग कर दिया था। नाना प्रकार के ऐब स्थापित करती। साहबाला बबुआ के तो नाक ही नहीं है, ये बबुआ तो काने हैं। उसके आक्षेपों से मेरा अपना मन भी डिग जाता था। नकटा होने की बात पर चुपके से नाक पर हाथ फेरकर मन को आश्वस्त करता और काना होने के प्रसंग पर आंखें मुल्काकर जांच लेता कि सचमुच कोई घटना तो नहीं घटित हो गई। किंतु वह मजाकिया औरत थी जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। मैं तो अपने बबुआ से बातें करूंगी। मेरे बबुआ तो यही हैं। क्यों बबुआ, तुम्हारी माँ काली कलूटी है ना? तुम्हारी चाची लोगों के घर पानी भरती है ना? और न जाने क्या क्या। इस शादी वाले प्रस्ताव ने उसे अच्छा मौका दे दिया।
झपट कर उसने पास खड़ी एक लड़की को पकड़ लिया। गुड़िया सी सजी संवरी, गोरी सुंदर, बड़ी बड़ी सरल आंखों वाली, भोली शर्मिली लड़की उमंग लेकर दूल्हा देखने आई थी। अब लगी चीखने चिल्लाने, किंतु वह औरत क्यों माने। लड़की अब छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, किंतु उसने पकड़कर मेरी बगल में बिठा दिया। लड़की को अंगूठा दिखाकर मुंह चमकाते हुए बोली, तुम्हारे सैया है ये, तुम्हारे पियवा हैं। लड़की सहम कर गर्दन झुकाए सुसुक रही थी। उस औरत ने मेरी ओर घूमकर कहा, क्यों बबुआ, इससे शादी करोगे ना। मुझे क्या पता शादी क्या है। लड़की मुझे अच्छी लगी, मैंने हाँ कर दी। अब क्या था, हुजूम रसबोर हो गया। ठहाके पर ठहाके, सबके चेहरे हमारी ओर घूम गए। भीड़ से मुस्कुराते हुए निकलकर एक आधे घूंघट वाली औरत ने मेरी चादर और उसके दुपट्टे की गांठ जोड़ दी। मैं तो प्रसन्न था ही। सबका हंसना देखकर अब वह लड़की भी मुस्कुरा रही थी और दुष्ट भोला मुझे त्रिबंका अंगूठा दिखा रहा था। पालकी में बैठकर वहां से विदा लेते समय भी मैं उस लड़की को एकटक देख रहा था। कितनी सुंदर, कितनी भोली, कितनी अपनी, वह भी मुझे ही देख रही थी। 2 बरस बाद एक दिन मां ने कहा, तुम्हारी भाभी जी के यहाँ तीज का सामान जा रहा है, चले जाओ तुम भी नाव में बैठकर। भला इनकार क्यों करता। स्कूल जाने से छुट्टी, नाव का आनंद, भाभी जी का स्नेह दुलार तथा कई अन्य सुखद कल्पनाओं ने हृदय को गुदगुदाया, मन को नचा दिया। साबुन लगाकर नहाया और मां ने सुगंधित तेल डालकर बालों को संवार दिया। सज धज कर नाव में जा बैठा। नाव खुली, पहले परिचित फिर अपरिचित स्थानों को पार करती। जब भाभी जी के गांव पहुंची तो शाम होने लगी थी। मैंने नाले के किनारे पर खड़ी उस लड़की को देखा। वही रूप, वही रंग, वही अपनापन, वही भोलापन। शरीर कुछ विकसित, वस्त्र कुछ मलिन, पीतल और कांसे के बर्तनों को माज चमकाकर ढेर लगाए हुए थी। चुपचाप खड़ी नाव की ओर एकटक देखने लगी। नाव के किनारे से सटते ही मैं कूदकर जमीन पर आ गया और उसकी बगल में खड़े होकर जूते पहनने लगा। तुम पाहुन हो ना, उसने कुछ थमते कांपते स्वर में पूछा। हाँ। तब तक मेरे साथ वाले कहार ने भंगी ठीक कर ली थी। आवाज दी, चलो बबुआ जी, और आगे आगे चल पड़ा। मैं अपने रोबीले कपड़े में मस्त था। आवाज सुनकर चल पड़ा। कहार का साथ पकड़ने के लिए तेज दौड़ने के पहले मैंने एक बार थमक कर पीछे की ओर देखा। वह लड़की भी लौटने के लिए बर्तनों को सहेज रही थी, किंतु मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह लड़की चमचमाते बर्तनों का ढेर लेकर भाभी जी के घर ही आई। उसकी माँ वहीं काम करती थी और वह भी उसके हाथ बटाया करती थी। दूसरे दिन जब वह फिर जूठे बर्तनों को मांजने के लिए सहेज कर खड़ी थी, मैंने उससे बातें की। तुमसे मेरी शादी हुई है ना, मैंने पूछा। हाँ, वह कुछ शर्मा कर बोली। तो चलोगी ना मेरे साथ। अब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और तुम। मैं नहीं पढ़ती, मेरे गांव में स्कूल नहीं है। लड़के पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। मैं बाबूजी के साथ कलकत्ते में थी तो तीसरी में पढ़ती थी। अब बाबूजी मर गए तो तुम मेरे साथ चलना। हम नाव में बैठकर साथ साथ चलेंगे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। तुम चौथी में पढ़ना, बड़ी होने पर चलूंगी, अभी माँ जाने नहीं देगी। अब घर आंगन में वह भीड़ तो नहीं थी, किंतु आने जाने वाली पड़ोसने उसे अपनी ठिठोलियों का निशाना बनाए बिना नहीं लौटती थी। भाभी जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः घर में बच्चों के अभाव की कसर मैं ही पूरी करता था। भाभी जी की माँ मुझे बहुत मानती थी। धीरे धीरे उन्होंने भी मेरी रुचि और पसंद को महत्व दिया और बार बार कहती, बबुआ जी, इस बार अपने गांव से एक डोली मंगवा लीजिए, इस जानकी को लिवाते जाइएगा, नहीं तो यह दिन भर आपकी प्रतीक्षा में किनारे खड़ी नावें देखती रहेगी। मैं भी बड़ी दिलचस्पी लेता और जानकी को लिवा जाने की मानसिक तैयारियों में उत्साहपूर्वक भाग लेता। जानकी को जो कई मीठे आक्षेप झेलने पड़ते, उनमें यह भी एक था कि वह मेरे बर्तनों को अधिक चमका कर धोती है। करीब 20 दिन ही वहां रहा होऊंगा
कि गांव से मुझे लिवा लाने के लिए डोंगी आ गई। पढ़ाई में हर्ज हो रहा था और अधिक दिनों तक रिश्तेदारियों में रुकना भी नहीं चाहिए। यही सोचकर माँ ने डोंगी भिजवा दी थी। नाना प्रकार के कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ पाकर जब मैं वहां से विदा हुआ तो भाभी जी तथा उनकी माता जी फपक कर रो पड़ी थी और वह लड़की भी आंसुओं में नहा रही थी। अपने गांव पहुंचकर साथियों के बीच खिलौनों तथा कपड़ों की धाक जमाने की सुखद कल्पनाओं के बीच से रिस कर मेरा कंठ भी आर्द्रता से बोझिल हो गया था और पलकें पसीज उठी थी। वह लड़की किनारे तक मेरे सामानों का गट्ठर लेकर साथ साथ आई थी। जब डोंगी ने किनारा छोड़ा, वह सुसक रही थी और मैं भी। डोंगी के दूर निकल आने पर भी मैं देख रहा था। वह किनारे खड़ी क्रमशः दूर हटती डोंगी की ओर देख रही थी। मैंने खड़े होकर दाहिनी बाह ऊपर करके हाँक लगाई, जानकी। देखा, जानकी ने अपने आंचल से आंखों को ढका और मुड़कर धीरे धीरे लौटने लगी। जब नाव नाले के मोड़ के पास पहुंची, उसने फिर मुड़कर नाव की ओर देखा। मैंने अपनी बाहें ऊंची करके फिर हाक लगाई, जानकी। जानकी ने फिर अपनी आंखों को आंचल से ढका और वहीं बैठ गई। दो क्षण बाद ही फिर उठी, अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सा उठाकर हिलाया और पुनः आंखों को आंचल से ढके हुए मुड़कर लौट पड़ी। नाव तभी नाले की दिशा में मुड़कर चल पड़ी और मैं एकटक उसी दिशा में उन खपरेल के घरों को, पुरवाई से जूझते नीम के पेड़ों को और नाले के किनारे से क्रमशः ऊपर उठती धरती पर छाई हरियाली को, जिस पर तलहथी की रेखाओं जैसी पगडंडियां पड़ी थी, शून्य भाव से देखता रहा। उस पारदर्शक हरियाली के उस शून्य पुरवाई के आर पार मेरे स्नेह के बिंब ही बिंब उभर रहे थे। भाभी जी का अनुराग, उनकी माताजी का ममत्व और सबसे चटकीला बिंब जानकी का अपनापन, समर्पण, उसकी आत्मीयता। दृश्य जब आंखों से ओझल हो गए, तब भी वे बिंब सदैव ही तैरते रहे। करीब 4 साल बाद मैं भाभी जी के गांव फिर गया और बाद में भी आता जाता रहा, किंतु जानकी फिर दिखाई नहीं पड़ी। मेरी अबोधता भी अब समाप्त हो चुकी थी। एक संकोच, एक मर्यादा भाव मन पर ऐसे छा चुका था कि मैंने कभी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं की कि जानकी कहाँ है। जाते समय मेरे मन में एक कौतूहल होता, प्रयत्न से ढकी हुई एक उत्सुकता होती और घर लौटते समय वे हरियाली से लदे हुए टीले, हवा के झोंकों से उलझते हुए वे हरे भरे वृक्ष, लताओं से अध ढके वे खपरेल के घर और हरे भरे तिनकों से आच्छादित वे नंगी दीवारें जड़ और गूंगी बन चुकी थी और गांव की गलियां साए साए करती प्रतीत होती थी। मुझे सदैव आशा लगी रहती, जानकी की झलक से कोई गवाक्ष सजीव होने ही वाला है। दरवाजों का कोई संयमी चौकठा अब सप्रमाण होने ही वाला है। मन पर एक भारी बोझ, एक असह्य विफलता, एक दुर्व्यह हल्कापन लेकर मैं जब लौटने लगता, तो आधे रास्ते तक मेरे कंठ को एक हल्कापन दबोचकर भारी बनाए रहता। मेरे मन ने स्वीकार कर लिया था कि जानकी अब बड़ी हो चुकी होगी, उसकी शादी हो गई होगी और वह अपने ससुराल में रहती होगी। मन ने यह भी स्वीकृति दे दी है कि हमारी शादी झूठी थी, वह एक मजाक था। किंतु कोई ऐसा प्रसंग हाथ नहीं आया जब हृदय की उस पकड़ को सोचकर मन की मान्यता में डुबो दूं और बोझ मुक्त हो जाऊं। समझ ने खूब तैयार किया था कि उस बचकानेपन को जीवन भर कंधे पर नहीं ढोए फिरना चाहिए, किंतु जब कभी वह अधूरापन आया है, वह उदासी आई है, मैं नतमस्तक हो गया हूं। जवानी ने भी उस आत्मीयता को सजा कर धोया है और कहा है कि बुढ़ापा भी उसे कौंपीन नहीं पहना सकेगा। कभी कभी मन ने कहा है, क्या पता जानकी इस दुनिया में नहीं हो, और सदैव हृदय ने उस पर अंकुश रख दिया है। तुम्हें उसके विषय में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। व्यवहार में मधुर होने के बावजूद भाभी जी विनोद में कुशल नहीं हैं। जब मेरी शादी होने जा रही थी,
और घर द्वार उत्सव की तैयारियों तथा चहल पहल से बहुत व्यस्त थे। मैं एक दिन उन्हीं के कमरे में बैठा हुआ उनके बच्चों से खेल रहा था। जाने उनको क्या ठिठोली सूझी कि उन्होंने अतीत में गहरी डुबकी लगाकर मेरे सामने एक अजीब प्रश्न किया। यह तो आपकी दूसरी शादी होने जा रही है बबुआ जी। आप उस जानकी को भूल गए क्या? वह सचमुच बहुत दिनों तक नाले के किनारे खड़ी होकर आती हुई नावों को देखकर कहा करती थी, आती हुई नावों को देखा करती थी। पगली थी। वह तो उस शादी को सही ही मान चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा था। यह भी नहीं पार लगा कि भाभी जी से जानकी के विषय में दो बातें पूछ लूं। मेरा मन एक आंतरिक मसोस से पीड़ित हो उठा था और मैंने बस बात का प्रसंग बदल दिया था। अब मेरी शादी के वर्षों बीत गए। घर में बाल बच्चे हैं और कानपुर में नौकरी करता हूँ। अवस्था भी 35 छूने को है। छुट्टी बिताकर गांव से कानपुर लौटते समय एक दिन वाराणसी स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में पत्नी थी और बच्चे भी थे। उन्हें बिठाकर हाथ में सुराही लिए पानी भरने जा रहा था कि दो अधनंगे बच्चे पीछे से दौड़ते हुए आए। पास आकर बड़े बच्चे ने कहा, आपको अम्मा बुला रही हैं। अम्मा बुला रही हैं? मैं बड़े असमंजस में पड़ा। लड़कों की दुविधा से अंदाज लगाते देर नहीं हुई कि बुलाने वाली अम्मा वह लंबे घूंघट वाली महिला है। मुझे इस पर्देबंदी और बुला भेज की प्रथा से कुछ नफरत सी रही है। एक बार बलिया शहर में घूमते समय कुछ घूंघटबंद औरतों ने सड़क के किनारे बुलाकर मुझे बड़े गौर से देखा था, समाचार पूछा था और भेंट में 20 रुपए दिए थे। मैंने समझा मेरी ससुराल की औरतें रही होंगी और रुपए देने की उदारता दिखाने लगी। महिला अवश्य ही वहां के किसी नजदीकी रिश्ते में आती होंगी। घर आकर सारा वृतांत सुनाया। बाद में पता चला कि किसी और गांव की औरतों ने मुझे घर का दामाद समझकर इनाम दिया था। तब से इस घूंघटबंदी को देखकर समझ जाता हूं कि कोई समझ की भूल अवश्य होगी। शिष्टाचार के नाते बच्चों के साथ साथ जब वहां पहुंचा तो घूंघट के भीतर से आवाज आई, आप मुझे पहचानते हैं? नहीं बहन जी, आवाज से तो नहीं पहचान सका। जाने दीजिए, आप भी बड़े वैसे आदमी हैं, बहन जी कहते हैं। आवाज आई। आवाज में कुछ मिठास थी, लेकिन मेरे बिदके हुए मन को यह व्यवहार कुछ भद्दा लग रहा था। तो आप ही बताइए, मैं आपको क्या कहूं? मैंने फिर भी बड़े संयत भाव से कहा। शर्म आती है, लेकिन आप तो मुझे पहचानते ही नहीं। मेरी आपकी शादी हुई थी, आप मुझे लिवा नहीं गए। मैंने कहा था ना कि बड़ी होने पर आपके साथ चलूंगी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। शायद इसीलिए कि मेरा मन कुछ चिढ़ा हुआ था और मैं इतनी आंखों के बीच इस बेतुकी वार्ता को अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत मानकर वैसे भी एकाग्र नहीं था। तो आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं जी। मर्द होते ही ऐसे हैं। अच्छा लीजिए, मैं ही बताती हूँ। मेरा घर सिताब दियारे में है, आपके बड़े भाई की ससुराल में। और जानकी ने अपना घूंघट थोड़ा उठाकर एक करुण किंतु निरीह दृष्टि से मेरी ओर देखा। अवस्था ने उसके मुखमंडल से भोलापन को पोंछा नहीं था। उसकी आंखों से अकस्मात ही कुछ चमका और जो चमका वह दो बार तो मोतियों की भांति उसके गालों से होकर लुढ़का और फिर दो धाराएं गालों से होकर उसके आचर में बरसने लगी। मैं अवाक सा उसके सामने खड़ा रहा, अनिमेष उसे देखता रहा। मैंने देखा, जानकी वही थी। जानकी मेरी ही थी। उफ, क्या सचमुच मैं जानकी को नहीं पहचान सका था? जानकी को नहीं पहचानना, उसे भूल जाना, क्या मेरे जीवन का अक्षम्य अपराध नहीं था? किंतु मैं उसे देखता रहा, मूक सा, शून्य सा, और फिर अचानक ही मुड़कर वहां से चल पड़ा। बच्चों को प्यास लगी है, उन्हें पानी पहुंचाया हूं। क्या जानकी ने मेरी इस यांत्रिकता को नहीं पहचान लिया? क्या मैं अब भी कायर रह गया था? नहीं। किंतु फिर भी मैं चला आया। जानकी मुझे समझती है, जानती है, मैं भी उसे जानता हूँ। लौटते समय मैं धरती को पैरों से टटोलता आ रहा था, मानो शारीरिक अस्तित्व ने आधार ही छोड़ दिया हो। मेरी पत्नी तभी से मेरी ओर एकटक देख रही थी।
पराई औरतों से बातें करते देखकर अवश्य उसका मन आशंका से हिल रहा होगा। लौटने पर उसने पूछा भी, कौन थी? कोई नहीं। वह औरत गाड़ियों के विषय में पूछ रही थी। मैंने उत्तर दिया, किंतु उस समय भी मेरे हृदय ने पूछा था, क्या सचमुच जानकी कोई नहीं है? थोड़ी देर बाद ही गाड़ी आ गई और मैं अपना सामान परिवार संभालने चढ़ाने में व्यस्त हो गया। गाड़ी छूटने पर खिड़की से झांककर प्लेटफार्म पर नजर दौड़ाई। जानकी वहां नहीं थी। मन ने कहा, वह भी इसी गाड़ी में है। जब जब गाड़ी खड़ी होती, मैं द्वार पर आकर प्लेटफार्म की ओर झांकता, जानकी कहाँ उतरेगी। जाने क्यों हिम्मत नहीं होती थी कि उतरकर सभी डब्बे झांक आऊं। कम से कम इतना तो पूछता ही कि वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहती है। कानपुर स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो सामान जल्दी जल्दी उतार कर पत्नी को सामान और बच्चों की संभाल रखने की संक्षिप्त हिदायत दी और अभी आया कहकर रवाना हुआ। तभी मेरी दृष्टि अचानक निकास द्वार की ओर गई। एक औरत बगल में गठरी समेटे पैरों के पास दो बच्चों को सिमटाए बाहर जाने के लिए कतार में खड़ी थी और कई बार घूम घूम कर गाड़ी की खिड़कियों की ओर देख रही थी। मैं स्तब्ध था, ठिठक गया, आगे नहीं सरक सका और फिर जानकी से बिना कुछ पूछे ही वापस आ गया। आखिर मैं क्यों ठिठक गया? क्या उस दुखिया जानकी को देखकर मेरी रूमानी कल्पनाओं के पंख कट गए थे? क्या वह अपनापन मर चुका था? नहीं, बल्कि मैं तो कानपुर की सड़कों से गुजरते समय गरीबों की बस्तियों से होकर आते जाते सदैव ही उसे ढूंढता रहा हूं और इस प्रकार 2 वर्षों की अवधि निकल गई है। उस दिन एक मित्र की अगवानी के लिए धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, जमुना रे, जरा उन साइकिल वाले बाबूजी को ठहराना तो। और 12-13 साल का एक बच्चा पास आकर बोला, बाबूजी, अम्मा आपको बुला रही हैं। एक पैर जमीन से टिकाकर साइकिल से बिना उतरे ही मैंने मुड़कर देखा। एक बौने से बरगद वृक्ष की छाया में एक खोमचा पड़ा था और पास ही खड़ी जानकी मेरी ओर देख रही थी। साइकिल से उतरकर उसे धीरे धीरे लुढ़काता हुआ मैं वहां आया। बड़ी पुलक, बड़े उत्साह और भाव से जानकी ने बरगद की जड़ बांधने वाले चबूतरे को आचर से पूछा, बहुत दिनों के बाद मिले बाबूजी, बैठ जाइए 2 मिनट। और वह स्वयं खोमचे के पास बिछी चटाई पर बैठकर नींबू मसाले डालकर चने का दोना बनाने लगी। भले ही वह बड़े भाव से भरी हुई थी, किंतु इस बार जानकी में मैंने एक बड़ा परिवर्तन देखा। उसके शरीर पर एक मैली मोटी साड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था और तभी इस पुलकमयी शून्यता का रहस्य भी मैं समझ गया और जानकी दोना मेरे पास लाई। शायद अब वह बातें करने के लिए आश्वस्त होना चाहती थी, किंतु मैंने अचानक उसके उत्साह को धंसते हुए देखा। मैंने स्पष्ट अनुभव किया कि जानकी अपने अनुराग और आत्मीयता को परिचय की सीमा में कसती जा रही है। उदासीनता के साथ उसने जो कुछ कहा वह न कोई परिचय था न कहानी, बल्कि उसने एक प्रसंग छेड़कर इस समय की चट्टान को काट डालने का निश्चय भर किया। मैं मौन मुख सुनता रहा, अनिमेष उसकी ओर देखता रहा और उसने सर झुकाए हुए ही जो कुछ कहा उसका सारांश था। उसका पति कानपुर के कारखाने में मजदूर था। वह 2 वर्ष पूर्व क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। जानकी ने सेवा चाकरी में उठा तो नहीं रखा था और अपने यथाकिंचित आभूषण भी बेचकर उसके इलाज में लगा दिया, किंतु 3 माह पूर्व भगवान ने उसे उठा लिया। जानकी के पास भगवान की धरोहर के रूप में वे 2 बच्चे थे। जमुना अब 7वीं में पढ़ता है और आशा है 10वीं कर लेगा तो परिवार के लिए 2 जून रोटी नमक की व्यवस्था हो जाएगी। जानकी के कहने के भाव से स्पष्ट लक्षित हो जाता था कि उसने मुझे यह सब कहने के लिए नहीं बुलाया था। शायद कहने योग्य तो कुछ भी नहीं था। किसी किसी तरह आधे सूधे चने खाकर जब मैंने दोना फेंक दिया और कहा, एक मित्र गाड़ी से आएंगे, मुझे स्टेशन जाना है, तो उसने कोई रोक रुकाव नहीं किया। कभी कभी आ जाया करिएगा बाबूजी, आप ही की दुकान है। और उसकी पलकें एक बार पुनः आर्द्र हो गई थीं। जीवन की भयावहताओं से जूझने के लिए
2 बच्चों के साथ उस नन्हे से खोमचे की आड़ में कटिबद्ध उस ममतामयी को छोड़कर जब मैं चला तो मेरा हृदय उफन रहा था। जीवन की व्यस्तताओं और उलझनों को दोषी कहकर मैं जानकी से कतराने का कोई बहाना नहीं ढूंढना चाहता और न यही स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं उसे भूल गया, उसके ममत्व से आंदोलित नहीं रहा। बार बार फिर कभी सोचकर उससे मिलने के कार्यक्रम को टालते समय मैंने महसूस किया है कि समय को धक्का देना कठिन होता है और यह भी अनुभव किया है कि यह टलाव हृदय से झूलकर मुर्दे सा लटक जाता है। किंतु फिर भी दिनों या सप्ताहों की नहीं बल्कि महीनों की एक लंबी अवधि गुजर गई और मैं उससे मिलने नहीं जा सका। पिछले 10 दिनों से मैं एक अजीब गतिरोध महसूस कर रहा था। सुबह कार्यालय जाते समय अथवा शाम को घर लौटते समय नित्य ही उस चौराहे पर जहां से जानकी की दुकान की ओर मुड़ना पड़ता है, मेरी साइकिल अकस्मात रुक जाती रही है। ऐसा प्रतीत होता रहा है कि मेरी साइकिल किन्हीं अदृश्य बाहों द्वारा बरबस पकड़ ली जाती है। प्रतिदिन मैं वहां रुक कर जूझता रहा हूँ और फिर ललाट का पसीना पोंछकर परास्त था आगे बढ़ जाता रहा हूँ। मैं अनुभव करता रहा हूँ कि पराजय की एक ठठरी नित्य मेरे कंधे से झूलती रही है। सोमवार को पुनः कार्यालय जाते समय मेरी साइकिल वहीं रुकती है और मैं बिना कुछ सोचे समझे यंत्रवत मुड़कर जानकी की दुकान वाली सड़क पकड़ लेता हूँ। बरबत के नीचे आज खोमचा नहीं है। मन में निराशा का एक झटका लगता है, किंतु तभी देखता हूँ बरगद के चबूतरे पर जमुना और उसका भाई बैठे हैं। साइकिल खड़ी करके दोनों भाइयों को देखता हूँ। दोनों ही शून्य भाव से सड़क की भीड़ से अपनी दृष्टि जोड़े हुए हैं। तभी जमुना की निगाह मेरी ओर फिरती है और वह कूद कर पास आ दुबकता है। उसका भाई अपरिचित भाव से मेरी ओर देखता है और वहीं बैठा रहता है। तुम्हारी दुकान कहाँ है जमुना? दुकान अब नहीं है बाबूजी, हम लोग अपनी मौसी के पास जा रहे हैं। जमुना धरती की ओर देखता हुआ उत्तर देता है। तुम्हारी माँ कहाँ है? अब वह नहीं है बाबूजी, परसों रात ही उसने दुनिया छोड़ दी। और वह फपक कर रो पड़ता है। उसका भाई जो अब तक चबूतरे पर निस्तब्ध सा बैठा था सुबकने लगता है और उसकी आंखें भी भर आती हैं। मैं दोनों भाइयों को अपने पास खींचकर बगल में चिपका लेता हूँ। जमुना के होठ कांप रहे हैं, आंखें झर रही हैं और वह कहता जा रहा है। उसे 2 महीने से बुखार आ रहा था बाबूजी। बुखार में भी वह रोज दुकान पर आकर बैठती थी, स्वयं दुकान पर आकर बैठती थी और मुझे आपको ढूंढने के लिए भेज देती थी। 10-12 दिन पहले उसकी खांसी और बुखार बढ़ गए और बिल्कुल असक्त होने पर उसने दुकान आना बंद किया। फिर भी रोज ही मुझे यहाँ बैठने के लिए भेज देती। जा जमुना, बाबूजी मिलें तो उन्हें लिवा आना। जब मैं शाम को पहुंचता तो बस एक बात पूछती थी, बाबूजी मिले जमुना? जब मैं नकारात्मक सिर हिला देता तो कुछ नहीं बोलती थी, बस चुपचाप खिड़की से आकाश की ओर देखने लगती थी। क्या बताऊं बाबूजी, मैंने आपको खूब ढूंढा। दोनों भाइयों की हिचकियां बध आती हैं। मैं उन्हें विपत्तियों की आधी से खींचकर और अधिक समीप कर लेता हूँ। जमुना आगे कहता है, उस रात को बाबूजी जब वह एकदम टूट चुकी थी, मुझे कहा, कलम कागज लाओ जमुना। उसने आपके लिए एक पत्र लिखवाया और मुझे बार बार हिदायत दी, जैसे भी हो जब भी हो जमुना, बाबूजी को यह पत्र अवश्य दे देना। एक करुण आवेश में बड़बड़ाते हुए ही वह मेरी गोद से निकलकर संदूक उठा लाता है, किंतु अब भी बोलता जा रहा है। और मरने के आधा घंटे पहले भी बाबूजी जब हम बिलख बिलख कर उसके शरीर से चिपक रहे थे तो उसके होठों से बस यही बात निकली थी, बाबूजी मिले जमुना? जाने उसे क्या हो गया था। संदूक खुलती है, उसमें जानकी की श्रृंगार मंजूषा पड़ी है। जमुना उसे खोलता है और बोलता जाता है, आप कहाँ थे बाबूजी? वह आपको कैसे जानती थी बाबूजी? और पत्र निकालकर मेरे सामने रख देता है। मैं खोलकर पत्र देखता हूँ। बाबूजी के चरणों में जानकी का शीश टेकना। उस दिन मैं आपका सत्कार नहीं कर सकी बाबूजी। समझ में नहीं आता मुझे उस दिन क्या हो गया था। मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए ही हुआ था। आप मिलते तो आपके चरणों में माथा टेक कर क्षमा मांगती। मैं आपको मना लेती बाबूजी। मैंने अपने को माफ नहीं किया है।
मालूम होता है आप रूठ गए हैं, लेकिन एक गरीब से भी क्या रूठना। मेरी निठुरता मुझे जन्म-जन्म सताती रहेगी। मैं अपनी ध्वस्त ममता का चित्र क्या खींचूं। और भोला ठाकुर आज भी पथरी पर उस तरह घिसते समय कई बार वही प्रसंग छेड़ देते हैं। याद है बबुआ जी, मैंने कैसे आपकी शादी करा डाली थी और उनकी निश्चल हंसी उनके पोपले मुंह में समाती नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संझौती के दिए से एक बहुत ही मार्मिक कहानी जानकी का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, संझौती के दिए कहानी संग्रह के और कहानियों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।